हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजब फ्री क्लासेस बाय भगत राम पटेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमपीजी के ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि पुलिस परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे तथा यह एमपीजी का निचोड़ है। इसलिए यह वीडियो पूरा अवश्य देखें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तथा इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जो यदि आप एक बार पूरा वीडियो देख लोगे तो कभी भूल नहीं सकते। ऐसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें 3 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। चलिए देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम थ्योरी बेस्ड पढ़ेंगे तथा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए थ्योरी ध्यान से देखें। भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित एक पुरातात्विक व विश्व धरोहर स्थल है। भीमबेटका किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि भीमबेटका की सेल किस जिले में स्थित हैं, तो ये कहाँ पर हैं स्थित? रायसेन जिले में स्थित हैं। और भीमबेटका को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश से कितनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं? तो 3 स्थल शामिल किए गए हैं, उनमें से एक प्रमुख है भीमबेटका की सेल। मान्यता है कि इस स्थान का संबंध महाभारत कालीन भीम से संबंधित है। किससे? भीम से, जिसके कारण इसे क्या कहा गया है? भीमबेटका कहा गया है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ की गुफा में अनुपम चित्रकारी की गई है। और नवदा टोली कहाँ है? नवदा टोली है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। खरगोन जिले में नवदा टोली किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है नर्मदा नदी के तट पर। आसानी से याद कैसे रख सकते हैं? नवदा टोली और नर्मदा दोनों में ना बड़ा मैच कर रहा है, तो आसानी से याद हो जाएगा कि नवदा टोली कहाँ पर है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसके साथ ही माहिष्मती या महेश्वर कहा जाता है इसको, ये भी कहाँ पर है? खरगोन में। खरगोन में एक नवदा टोली है, दूसरा माहिष्मती है, जो कि दोनों ही खरगोन जिले से नर्मदा नदी निकलती है। तो नवदा टोली, माहिष्मती, खरगोन तीनों ही किस नदी के तट पर स्थित हैं? ये नर्मदा नदी हो जाएगी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ओके, सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार जो नागदा है ये कहाँ पर है? उज्जैन में। और एरण कहाँ पर है? सागर। एरण इसलिए प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। सती प्रथा के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो एरण अभिलेख से हो जाएगा, जो कि सागर में स्थित है। कैथल उज्जैन में है। त्रिपुरी जबलपुर किससे संबंधित है? त्रिपुरी से। में भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। इन सभी में नागदा उज्जैन, एरण सागर, कैथल उज्जैन और त्रिपुरी कहाँ से? जबलपुर से ताम्रपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। नवदा टोली कहाँ पर है? खरगोन। एरण कहाँ पर है? सागर। नागदा कहाँ है? उज्जैन। इन सभी से काय के मालवा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं। नागदा, इसको कैसे याद रख सकते हैं? नागदा कहाँ है? उज्जैन। जो गधे लोग होते, गधा होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं गधे, ऊंचे ऊंचे उछाल मारते हैं। तो नागदा उज्जैन। एरण कहाँ है? सागर। कैथल उज्जैन। ओके, ये सभी पॉइंट नोट करते चलो, या फिर एक बार वीडियो पूरा देखने के पश्चात दो या कम से कम 3 बार रिवीजन करना बहुत महत्वपूर्ण है। एरण से
रामगुप्त, गुप्त सम्राट एक रामगुप्त था, उसकी मुद्राएं मिली हैं। कहाँ से? ईरान से। ईरान कहाँ से संबंधित है? सागर से संबंधित है। और यहाँ सर्वप्रथम सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ओके। और 2010 में अभी खोजा गया है एक पुरातात्विक स्थल नालछा। कौन सा? नालछा। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो नालछा है धार डिस्ट्रिक्ट में, कारम नदी बेसिन में स्थित है। नालछा कब खोजा गया है? 2010 में। धार जिले में कारम नदी के बेसिन में स्थित है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है ये नालछा आ सकता है कि नालछा कब खोजा गया है? 2010 में, धार जिले में कारम नदी के तट पर स्थित है। और विंध्य प्रदेश और सतपुड़ा किस जातियों के अधीन थे? ये निषाद जातियों के अधीन थे। भरहूत स्तूप किस जिले में है? भरहूत स्तूप है सतना जिले में। देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि भरहूत स्तूप, हमने स्टार्ट में बोला था कि आप यदि वीडियो पूरा देख लोगे तो ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। भरहूत यानी भार, भर लो। सात समुद्र का पानी भर लो भाई। किसका? 7 समुद्र का, आसानी से याद हो जाएगा। भरहूत स्तूप कहाँ से संबंधित है? सतना जिले में स्थित है। यह बौद्ध स्तूप के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ से मौर्य सम्राट अशोक, बहुत ही प्रसिद्ध है सम्राट था अशोक। कुछ इतिहासकार अशोक से संबंधित मानते हैं भरहूत स्तूप को, तथा कुछ शुंग काल से संबंधित भी मानते हैं। लेकिन यह अब ध्वस्त हो चुका है। इसका संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। जबकि इतिहासकार बेबर के अनुसार क्या है कि मध्य प्रदेश का आजीकरण का श्रेय जाता था अगस्त्य को। उनके नेतृत्व में यदुवंशी यहाँ आए और बस गए, ये इनका कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। रामायण काल में अविभाजित मध्य प्रदेश के दंडकारण्य, वर्तमान बस्तर जो कि अब कहाँ पहुँच गया है? छत्तीसगढ़ में पहुँच गया है। अविभाजित मध्य प्रदेश के दंडकारण्य के बहुत ही सघन वन क्षेत्र थे। दंडकारण्य बस्तर जिले में है। अब बस्तर जिले विभाजन के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य में पहुँच गया है। तथा जिसके शासक कौन थे? यदुवंशी नरेश मधु थे। दंडकारण्य सघन महाकांतार वन के शासक थे नरेश मधु। तथा महाकांतार का उल्लेख कहाँ किया गया है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किया गया है। पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। और इसमें महाकांतार का उल्लेख भी किया गया है। सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। दंडकारण्य कहाँ से संबंधित है? बस्तर छत्तीसगढ़ में पहुँच गया है अभी। और जो नालछा है इसको कब खोजा गया है? नालछा को 2010 में खोजा गया है। कहाँ पर? धार जिले में है। ओके, पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, नोट करते जाओ। 2 या 3 बार वीडियो अवश्य देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। महाजनपद काल में अवंती और चेदी कहाँ से संबंधित थे? मध्य प्रदेश में थे। 2 महाजनपद, एक अवंती जिसका वर्तमान नाम क्या है? उज्जैन है, सभी को मालूम है। तथा चेदी, ये दोनों कहाँ थे? मध्य प्रदेश में। अवंती की 2 राजधानियाँ थीं, एक उज्जैनी थी, दूसरी माहिष्मती थी। जबकि जो चेदी है ये, इसकी राजधानी क्या थी? बुंदेलखंड, वर्तमान उसकी राजधानी थी सुक्तिमती। क्या थी चेदी की राजधानी? चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। ओके, सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इसके पश्चात यह पूरा वीडियो, इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आसानी से पूछे जा सकते हैं। इसके पश्चात आगे देखने वाले हैं हम मध्य प्रदेश के प्राचीन जनपदों के आधुनिक नाम। प्राचीन में क्या नाम थे जनपदों के, अब क्या नाम रख दिए गए हैं। सबसे पहले अवंती, अभी देखा है, अवंती को उज्जैन कर दिया गया है। वत्स का नाम अब ग्वालियर रखा गया है। अनूप का नाम अब क्या रखा है? निमाड़। और जो चेदी है इसको क्या रखा है? खजुराहो। चेदी की राजधानी क्या थी? चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। क्या थी? सुक्तिमती थी। और अवंती है, इसकी एक राजधानी थी उज्जैन, एक राजधानी थी माहिष्मती।
ओके, सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके आगे नलपुर, नलपुर कहा जाता है नरवर, नरवर कहाँ है? शिवपुरी में। दसाड़ विदिशा, विदिशा को बेसनगर, भेलसा, भेलसा भी कहा जाता है विदिशा। और उज्जैनी द्वितीय नगरीकरण अवस्था के दौरान भारत का एक प्रमुख नगरीय केंद्र था उज्जैन। बड़वानी में नंद शासकों के सिक्के मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र नंद साम्राज्य का अंग था। बड़वानी किसका अंग था? तो नंद साम्राज्य का अंग था। पूछ सकता है कि बड़वानी निम्न में से किस साम्राज्य का अंग था? नंद वंश, शुंग, मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़वानी में नंद साम्राज्य का अंग था। आगे बढ़ते हैं। पुरातत्व विभाग को मुरैना के सिंघोनिया में महाभारत कालीन पुरावशेष मिले हैं। कहाँ पर? सिंघोनिया में। सिंघोनिया कहाँ है? मुरैना जिले में है। यहाँ से क्या मिले हैं? पुरावशेष मिले हैं। इस स्थान की खुदाई के प्रस्ताव किसे दिया जाता है? ASI को। ASI को प्रस्तावित किया जाता है कि मुरैना की सिंघोनिया में रामायण यानी महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। जबकि इसके पहले 1997 में मुरैना जिले में ही कोतवार गांव में, कहाँ पर? कोतवार गांव में महाभारत के भी क्या मिले थे? कुंतलपुर नगर मिला था, जो कुंती भोज की राजधानी था। सबसे पहले मुरैना का सिंघोनिया है, मुरैना का सिंघोनिया, यहाँ से महाभारत के अवशेष मिले हैं। इसका श्रेय जाता है ASI को। तथा इसके पहले 1997 में मुरैना के कोतवार गांव में हुई खुदाई, उससे क्या मिला है? तो उससे कुंतलपुर, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। कोतवार गांव है तो कुंतलपुर मिलेगा, जो कि कुंती भोज राजा की राजधानी थी। ओके, पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण हैं। मौर्य काल में अवंती मौर्य साम्राज्य का एक प्रांत था, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। अभी पॉइंट देखा है। जबकि ये पॉइंट सम्राट अशोक राजा बनने के पूर्व अवंती के राज्यपाल भी रहे थे। सम्राट अशोक हैं जो, जब राजा नहीं बने थे तो उसके पूर्व कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती के राज्यपाल थे। और इनका विवाह किससे हुआ था? विदिशा जिले के जो श्रेष्ठी है, श्रेष्ठी की पुत्री श्रीदेवी के साथ हुआ था। अशोक का विवाह है श्रीदेवी के साथ। विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी श्रीदेवी, उनके साथ हुआ था। और सम्राट बनने के पूर्व अशोक अवंती के राज्यपाल थे। सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट। रूपनाथ अभिलेख कहाँ पर है? जिला कटनी में। रूपनाथ अभिलेख कहाँ है? कटनी में। तथा सांची स्तंभलेख, सांची कहाँ पर है? रायसेन में है। तो सांची तो सभी को मालूम है, बहुत महत्वपूर्ण है। रूपनाथ कटनी में है। सिद्ध करते हैं कि मध्य प्रदेश मौर्य साम्राज्य का अंग था। कौन से? एक रूपनाथ जो कि कटनी में है, और सांची के स्तूप जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। यह सिद्ध करते हैं कि मध्य प्रदेश मौर्य साम्राज्य का अंग था। अशोक ने सांची व भरहूत में अनेक स्मारकों का निर्माण करवाया। आप बताइए कि सांची किस डिस्ट्रिक्ट में है? रायसेन में। और भरहूत स्तूप कहाँ है? फास्ट कमेंट कीजिए आप, यदि ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आसानी से बन जाएगा। भरहूत स्तूप में अनेक स्मारकों का निर्माण किसने करवाया है? अशोक ने। सांची रायसेन जिले में तो स्थित है। यह मध्य प्रदेश की 3 विश्व धरोहर सूची में से प्रमुख है। सांची के स्तूप की एक मुख्य विशेषता है
कि यहाँ से 2 बौद्ध भिक्षुओं की, एक सारिपुत्र और महामोगलयायन की अस्थियाँ रखी गई हैं। किसकी? सारिपुत्र और महामोगलयायन की अस्थियाँ रखी गई हैं। ये दोनों कौन हैं? बौद्ध भिक्षु हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनके बारे में संपूर्ण डिटेल से वीडियो आएगा आगे चल के। तो सारिपुत्र और महामोगलयान की अस्थियाँ कहाँ रखी हैं? सांची के स्तूप में, जो कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, आगे चलते हैं। सांची अशोक के स्तंभ लेख के लिए प्रसिद्ध है यह अभिलेख। इसके बाद भेलसा, भिलसा, विदिशा, बेसनगर सभी किसके नाम हैं? विदिशा के नाम हैं। और विदिशा किस वंश की राजधानी थी? विदिशा थी शुंग वंश की राजधानी। वेशनगर से यूनानी, वेशनगर यानी वही विदिशा, भेलसा, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ लेख मिला है, जिसमें भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। गरुण स्तंभ लेख, गरुण तो भगवान विष्णु के लिए समर्पित रहता ही है, तो आसानी से याद रहेगा कि गरुण स्तंभ लेख है जो वो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। और बेसनगर से मिला है यानी विदिशा कि हेलियोडोरस किस राजदूत का है ये स्तंभ लेख? तो यूनानी राजदूत थे वे। हेलियोडोरस का स्तंभ लेख का नाम क्या है? गरुण स्तंभ लेख, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। आसानी से याद हो सकता है। शकों के सबसे प्रतापी शासक तथा उज्जैनी के शक रुद्रदामन के मध्य शासन किया था। बाघ की गुफाएं किस जिले में है? सबसे पहले तो ये पॉइंट आता है धार जिले में है। और कौन सी नदी है? बाघ नदी, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। बाघ नदी नर्मदा की सहायक नदी है। तो बाघ की गुफाएं हैं रॉक कट केक्स के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि गुफाओं को, पहाड़ियों को काट कर बनाया गया है इन गुफाओं को। तो यह पॉइंट पूछा जा सकता है कि रॉक कट केक्स किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ की गुफाएं धार जिले में हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। बाघ गुफाओं को रॉक कट केक्स कहा जाता है। और ये किस काल की मानी जाती हैं? गुप्त काल की। जो बाघ की गुफाएं हैं उनकी तुलना की जाती है। बाघ की गुफाएं में सबसे पहले तो 9 गुफाएं हैं, जिसमें से 4 बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जिसे क्या कहा जाता है? रंग महल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? रंग महल। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि इनकी तुलना की जाती है अजंता की गुफाओं से। अब आप हमें यह बताइए कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता की गुफाएं हैं भाई महाराष्ट्र में। कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। बहुत महत्व इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। 1 पॉइंट से 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल वीडियो पूरा देखें, रुचि से देखें। तो सभी पॉइंट याद रखना है कि बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं। बाघ की गुफाएं हैं धार जिले में, जो कि धार, जो रॉक कट केक्स कहा जाता है इनको। और यहाँ पर कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 4 को रंग महल कहा जाता है। बाघ की गुफाओं की तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भूमरा सतना जिले में स्थित है। भूमरा कहाँ पर है? सतना। ये गुप्तकालीन शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं यहाँ से। 11सपुर कहाँ है? विदिशा जिले में। 11 यहाँ से ध्यान से आपसे 11 11 विदिशा मतलब दिशा। भाई कितनी दिशा हैं? 11। सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं कि दिशा मान लीजिए 11 हैं, तो आसानी से याद हो जाएगा। 11सपुर विदिशा जिले में स्थित है। यहाँ ब्राह्मण, बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित गुप्तकालीन व उत्तर गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं। उदयगिरी की गुफाएं, इम्पोर्टेंट पॉइंट, उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में हैं? विदिशा में स्थित हैं। यहाँ विष्णु के बराह अवतार का अंकन किया गया है। विष्णु के बराह अवतार का अंकन कहाँ किया गया है? विदिशा में। अब आप ये बताइए कि जो बेसनगर को के विदिशा, बेसनगर भिलसा को कहा जाता है, इसके साथ ही गरुण स्तंभ लेख किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि किससे संबंधित है?
हेलियोडोरस से संबंधित है। इसके बाद पश्चात अब आगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। एमपी के प्रमुख जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है तथा किस जिले में बना है, किस स्थान पर बना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जलप्रपात नर्मदा नदी के द्वारा बनाए जाएंगे। सबसे पहला हो जाएगा कपिलधारा, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, सभी को मालूम है, अमरकंटक से निकलती है, जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहीं पर कपिलधारा जलप्रपात बनाया जाता है नर्मदा नदी के द्वारा। आसानी से याद हो जाएगा। इसके पश्चात थोड़ी आगे आती है तो दुग्धधारा जलप्रपात बनता है, जो कि अनूपपुर में बनता है। वहाँ पर भी नर्मदा नदी के द्वारा ही बनाया जाएगा। इसके पश्चात धुआंधार, ये कहाँ है? जबलपुर के भेड़ाघाट में बनता है। कहाँ पर? जबलपुर के भेड़ाघाट में कौन सा जलप्रपात बनता है? धुआंधार। और वहाँ भी कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी। दर्दी, इसको आसानी से इनको कैसे कर सकते हैं याद? दर्दी और दर्दी जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है, नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है। इन दोनों को याद रखना है। दर्दी यानी कि दर्द, थोड़ा थोड़ा दर्द होता है भाई, धीमे धीमे, मध्यम, मंद मंद दर्द होता है। तो मंदार और दर्दी का नर को, किसी भी नर को, नर को यानी नर्मदा भी आ जाएगा इससे, और नरसिंहपुर भी आ जाएगा। मंद को, मंद मंद दर्द होता है भाई नर को, तो नर्मदा भी हो जाएगा। इससे आसानी से सभी पॉइंट याद हो रहे हैं ना फ्रेंड्स। यदि ट्रैक पसंद आई हो तो लाइक कीजिए फास्ट, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, तथा फीडबैक ज़रूर देना है आपको कि क्लास कैसी लगी है, ट्रैक कैसी लगी है, ताकि हम आगे वीडियो और अच्छे से बना सकें। तो देखते हैं, आसानी से बन जाएगा ना। दर्दी, दर्द होता है मंदे मंदे नर को, तो नरसिंहपुर और नर्मदा हो जाएगा। इसके साथ ही देखते हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में है। महेश्वर कहाँ है? खरगोन में। सहस्त्रधारा कहाँ पर है? नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है। इसके साथ ही जो चचाई जलप्रपात है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यही हो जाएगा चचाई जलप्रपात। ये बीहड़ नदी के द्वारा बनाया जाता है। कौन सी नदी के द्वारा? बीहड़ नदी के द्वारा। आसानी से याद रखना है। चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात मंदसौर में है। किस नदी के द्वारा? चंबल नदी के द्वारा। चूलिया यानी कि चलो भाई चंबल चलते हैं। कहाँ? चलो शेयर करने। कहाँ चलते हैं? चंबल चलते हैं। चलो शेयर करने चंबल। आसानी से याद हो गया है ना? बिल्कुल, कभी नहीं भूलोगे एग्जाम में। भालकुंड जलप्रपात सागर में। कौन सी नदी बनाती है? बीना नदी। आप सभी को मालूम है सागर से कौन सी नदी निकलती है? सागर से निकलती है बीना नदी। और सागर में एक जलप्रपात बनता है, उसका नाम क्या है? भालकुंड जलप्रपात। आसानी से याद हो जाएगा। देखो, इसको भी याद रख सकते हैं। भालकुंड यानी कि भार, बहुत भार होता है भाई। सागर समुद्र का बहुत भार होता है। तो समुद्र के बिना समुद्र का भार बहुत होता है। समुद्र के बिना तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। सब उसमें मछलियां हैं, तो समुद्र का भार होता है। आसानी से याद हो जाएगा। समुद्र के बिना मछलियों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। आसानी से आगे बढ़ते हैं। पाताल पानी कहाँ पर है? महू में। आपको मालूम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है महू। तो महू में एक जलप्रपात बनता है पाताल पानी। तो आप देख सकते हैं कि जो
भीमराव अंबेडकर जी को संविधान से संबंधित किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? इसका कमेंट कीजिए आप फास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष। यदि आपने कमेंट कर दिया है तो थैंक्स। अब देखो यहाँ पर महू यानी कि भीमराव अंबेडकर के लिए भाई ताली बजा दो एक बार। क्या बजा दो? ताली बजा दो। यदि पॉइंट पसंद आया है तो ताली से हो जाएगा पाताल पानी। क्या आसानी से हंसी हंसी में याद करा दिया। देखो ताली यानी कि पाताल पानी महू से संबंधित है, आसानी से याद हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, रनेह। रनेह है छतरपुर में। केन कौन चलेगा भाई? रनेह, आसानी से याद हो जाएगा। पांडव कहाँ है? पन्ना। इसमें भी पा वर्ड आगे है, इसमें भी पा शब्द आगे है। पांडव पन्ना। और किस नदी है? केन। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई। अभी देखा है 130 मीटर ऊंचाई है, इसकी याद रखना है। बीहड़ नदी के द्वारा बनाया जाता है। इसके पश्चात प्रमुख नदी, उनके तटों पर बसे मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर शहर। एक न एक पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में। देखते हैं, अभी सभी को मालूम है जबलपुर, ओमकारेश्वर, होशंगाबाद, बड़वाह, हंडिया, ये सभी किस नदी के तट पर हैं? नर्मदा नदी के तट पर है, तो याद हो जाएंगे। इसके साथ ही मंडला, महेश्वर, बड़वानी, ये सभी किस नदी के तट पर हैं? नर्मदा नदी के तट पर हैं। आगे बढ़ते हैं, दतिया। दतिया कहाँ है? सिंध नदी के तट पर है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? दतिया यानी कि, और ओरछा कहाँ पर है? बेतवा नदी के तट पर। ओरछा और विदिशा ये दोनों हैं बेतवा नदी के तट पर। सांची राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से बेतवा नदी निकलती है, ये पॉइंट याद रखना है। विदिशा, देखो ओरछा यानी कि रक्षा करो। बेटो मतलब बेटा, ऐसे हो जाए बेटा, है ना, बेटा रक्षा करो, है ना। तो सांची के स्तूपों की रक्षा करो। सभी दिशाओं से देखो, चारों दिशाओं से कोई उस पर हमला ना कर दे बेटा। तो आसानी से याद रख सकते हैं, रक्षा, विदिशा और सांची के स्तूप किस नदी के तट पर हैं? बेतवा नदी के तट पर हैं। आगे देखते हैं, उज्जैन। उज्जैन हो जाएगा क्षिप्रा नदी के तट पर। इसके साथ ही आप बताइए, इंदौर किस नदी के तट पर स्थित है? इंदौर है खान नदी के तट पर स्थित है। और बुरहानपुर किस नदी के तट पर है? ताप्ती। महू, महू है चंबल नदी के तट पर। सोनकच्छ काली सिंध नदी के तट पर है। और बैतूल जिले के मुल्ताई से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती। तो आसानी से याद हो जाएगा। श्योपुर किस नदी के तट पर है? श्योपुर है चंबल नदी के तट पर। कौन सी नदी? चंबल नदी। इसके साथ ही जो नागदा है, ये किस नदी के तट पर है? चंबल। इसको याद रख सकते हैं। गदा, गदा चल, गधे से बोलेंगे चल चल, आसानी से याद हो जाएगा। राजगढ़, राजगढ़ है। पार्वती, इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको देखने की फनी ट्रिक देखते हैं। देखो ये क्या लिखा है? राजगढ़। यह लिखा है जग। जग की तो भाई, जग तो पार्वती जी की वंदना करता है, आसानी से याद हो जाएगा। राजगढ़ कहाँ है? पार्वती नदी के तट पर। मंदसौर, शिवना, शिव जी मंद मंद ना चलते हैं, शिवना, मंदसौर, आसानी से याद हो जाएगा। शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर किस नदी के तट पर है? पार्वती। ये भी पॉइंट इसी से संबंधित है। शाहजहाँपुर यानी कि साजी है ना भाई, पार्वती मैया जग वंदना करता है, आसानी से याद हो जाएगा। आस्था, उनकी उन पर आस्था रखो, सब कार्य सिद्ध कर देंगी।
तो ये किससे संबंधित है? पार्वती माता जी से। आसानी से सभी पॉइंट याद रखना है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको लगा है कि चैनल सब्सक्राइब करना हो तो आसानी से करें, तथा यदि आपको MPG के इसी प्रकार की वीडियो चाहिए है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं। इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से ज्वाइन करें तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।